गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास आपने आपके सिलेबस एनालिसिस की क्लास को आपने देखा होगा गौर से। आज हम एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटी है उसके फर्स्ट चैप्टर से हमारे जो कोर्स है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हमारा चैप्टर का नाम। जब आप चैप्टर को गौर से देखोगे तो इस चैप्टर के अंदर कुछ बातें, चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट महत्व इस चैप्टर के नाम के अंदर ही नहीं थे। चैप्टर का नाम है हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, अर्थात लैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जो पुष्पीय पादपों के अंतर्गत होती है उसको हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। लेकिन एक बात है, क्या बात है भाई? बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया तो पाई जाती है। बहुत से पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया तो पाई जाती है, तो बहुत से पादपों की जो बात चल रही थी उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया तो पाई जाती है, परंतु वो पादप क्या नहीं होते? उन पादपों के अंदर पुष्प नहीं पाए जाते। इस पृथ्वी पर जितने भी जो पादप हैं, अगर मैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करूं तो वो कुछ कैटेगरियां इस प्रकार होगी: शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये हमारे सामने हमारे पुष्प होते हैं। क्या है, अगर हम इन पुष्पों को इस प्रकार के अगर हम पादपों के बारे में बात करें तो शैवाल जो होते हैं वो पादप जगत की सबसे प्रथम कड़ी है। सबसे पहले जो पौधे थे वो शैवाल थे। ये सामान्यतः जलीय होते हैं। ब्रायोफाइटा जो है उसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर भी किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। क्यों? क्योंकि ये जल एवं स्थल दोनों के ऊपर अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूंगा कि जो शैवाल है, जो ब्रायोफाइटा है और जो टेरिडोफाइटा है, ये बीज रहित होते हैं। अर्थात इनके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया तो पाई जाती है परंतु बीजों का निर्माण नहीं होता। बीजों का निर्माण सर्वप्रथम प्रारंभ होता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। सर्वप्रथम बीजों का निर्माण किसके अंदर होता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर भी जिन बीजों का निर्माण होता है वो बीज कैसे होते हैं? अनावृत। और वो अनावृत क्यों होते हैं? क्योंकि इन पुष्पों में बीज का तो निर्माण होता है, इन पौधों में बीज का तो निर्माण होता है, लेकिन पुष्प नहीं बनता, पुष्प नहीं पाया जाता है। और जो हमारे सबसे सुविकसित पादप हैं, आपने अपने जीवन में आपके आसपास जितने भी पादप देखे हैं उनमें से 95% से अधिक जो पादप हैं वो आपके एंजियोस्पर्म है। और ये इकलौते ऐसे पादप हैं जिनके अंदर जिन बीजों का निर्माण होता है वो बीज आवरण सहित होते हैं, उनके ऊपर आवरण पाया जाता है।
क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये जो आवरण है ये किससे बनता है? पुष्प से, पुष्प के अन्य भागों से, पुष्प के विभिन्न भागों से। और इन पादपों के अंदर जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वह भी पुष्पों की सहायता से होती है। इसीलिए हमारा जो आज का चैप्टर है इसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के अंदर हम किनकी बात करेंगे? पुष्पीय पादपों की। और पुष्पीय पादप सिर्फ कौन से हैं? एंजियोस्पर्म। आपने आपकी 11th क्लास में शैवालों का अध्ययन कर लिया होगा, ब्रायोफाइटा का अध्ययन कर लिया होगा, टेरिडोफाइटा का अध्ययन कर लिया होगा, जिम्नोस्पर्म के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही है। लेकिन एंजियोस्पर्म का आपने ज्यादा अध्ययन जो करना है वो कहां करना है? 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इन पुष्पीय पादपों में जनन की जो पूरी प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस का अध्ययन हम करने वाले हैं। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आइए इस चैप्टर को शुरू करें। शुरू करने से पहले कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे को आपको बतानी है। आप उनको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आपकी जो सिलेबस एनालिसिस की जो क्लास थी पिछली, उस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे इस चैप्टर के अंदर कुछ मुख्य बिंदु है। क्या है वो मुख्य बिंदु? सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है कि इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका निषेचन पूर्व घटनाएं। अर्थात प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अर्थात निषेचन पूर्व की जो घटनाएं हैं, निषेचन की प्रक्रिया से पहले पादप के अंदर ऐसे क्या चेंजेस आते हैं, पुष्प के अंदर ऐसे क्या चेंजेस आते हैं, ऐसी क्या अनियमितताएं आती हैं, ऐसे क्या परिवर्तन आते हैं, उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन इस टॉपिक के अंदर किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा निषेचन। और ये चेंजेस जो है, जो निषेचन पूर्व घटनाओं में आने वाले हैं, उन चेंजेस के अंदर, उन परिवर्तनों के अंदर सबसे पहले क्या होगा? युग्मक जनन। युग्मक जनन होगा और उसके फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होगा। जब युग्मकों का निर्माण हो जाएगा तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया ही निषेचन कहलाती है। और ये किस प्रकार होगी, किन पादपों में किस प्रकार होती है, निषेचन की प्रक्रिया के और कितने प्रकार हैं, इन सभी प्रकारों का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का आपका टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्चिम घटनाएं, इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो इसे कहा जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई और इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। इस चैप्टर के अंदर आपके जो मुख्य पॉइंट्स हैं, जो इस पूरे चैप्टर की एक रूपरेखा तैयार करते हैं, वो क्या है? सबसे पहले तो निषेचन पूर्व की घटना है, यानी निषेचन की प्रक्रिया से पहले क्या क्या इस चैप्टर के अंदर होने वाला है। ये इस चैप्टर का हम परिचय ले रहे हैं, ब्रीफ ले रहे हैं हल्की हल्की, आप समझिएगा। सबसे पहले तो क्या समझाया जा रहा है कि किस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया से पहले किसी पुष्प के अंदर क्या ऐसे चेंजेस आते हैं, क्या ऐसे परिवर्तन आते हैं जिनको हम समझ सकते हैं। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है युग्मक जनन। युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है उसको हम इसके अंदर देखने वाले हैं।
नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर का पोर्शन होगा वो होगा किसका? निषेचन का। निषेचन का क्या है? निषेचन हमारे जिन युग्मकों का निर्माण निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर हो चुका था, उन युग्मकों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाना, या फिर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना, या फिर उस पुष्प के अंडाणुओं से जाकर, अंडों से जाकर उनका संलयन होना, और यह संलयन होने की प्रक्रिया ही किसके अंतर्गत आई? निषेचन के अंतर्गत। यहां तक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक, और लास्ट नहीं, इस चैप्टर का मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है निषेचन पश्च घटनाएं। अब निषेचन हो गया, अब इसके बाद क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया के बाद अब क्या होगा? इसका अध्ययन निषेचन पश्च घटनाओं में होगा। निषेचन हो गया तो अब क्या होगा? भ्रूण का निर्माण होगा, फिर भ्रूण का परिवर्धन होगा, फिर भ्रूण के परिवर्धन के बाद बीज का निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा। और इन पूरी प्रक्रियाओं को आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। उनमें जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है बहुभ्रूणता। असंग जनन, और अनिषेक फलन। ये हमारे जो चैप्टर है इसकी ब्रीफ है। इन कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मुझे लगता है कि यहां तक आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इस चैप्टर की जो ब्रीफ है वो क्या है। पिछली क्लासों के अंदर, 10वीं क्लास के अंदर या 11वीं क्लास के अंदर आपने हल्की फुल्की एक जो लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है उसको पढ़ा होगा कि सबसे पहले तो किसी भी जीव के अंदर जब जनन की प्रक्रिया होगी, लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी, तो सबसे पहले तो युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मकों के निर्माण के पश्चात उन युग्मकों का अपने आखिरी जो उनका पड़ाव है वहां तक पहुंचना है। नर युग्मकों का निर्माण नर के अंदर हो गया, मादा युग्मकों का निर्माण मादा के अंदर हो गया। लेकिन निषेचन की प्रक्रिया नर के अंदर तो नहीं होती। तो जो नर युग्मक हैं उनको हमें मादा युग्मक तक या मादा के शरीर तक लेकर जाना है, और ये लेकर जाने की प्रक्रिया भी हम किसके अंदर पढ़ेंगे? निषेचन के अंदर पढ़ेंगे, जिसे आप परागण के नाम से जानते हैं, पादपों के अंदर। यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए इस चैप्टर को शुरू करें। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लैंगिक जनन। क्या है लैंगिक जनन? सबसे पहले लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है उसके अंदर पढ़ा जाता है किसे, या मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है युग्मक जनन या युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। कैसे होता है वो चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। उसी के साथ मादा युग्मकों का भी निर्माण होगा, और नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर क्या करेंगे? निषेचन की प्रक्रिया को करेंगे, और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। और फिर भ्रूण ही आगे जाकर किसका निर्माण करेगा? बीज का निर्माण करेगा या फल का निर्माण करेगा। हालांकि उनके अंदर कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, जिनको मैं आपको बताऊंगा कि भ्रूण बीज का निर्माण नहीं करेगा, फल का निर्माण नहीं करेगा, अंडाशय फल में रूपांतरित होगा, बीजांड बीज का निर्माण, वो बात की प्रक्रिया है हमारी। लेकिन आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे कि किस प्रकार सबसे पहले युग्मक जनन होगा, युग्मक जनन के बाद नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, फिर भ्रूण का निर्माण होगा, परिवर्धन होगा, और उसके बाद बीज का निर्माण हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करें। हमारा पादपों में लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है उसके अंदर हमने अभी जस्ट मैंने आपको बताया, निषेचन पूर्व घटनाओं को पढ़ेंगे, निषेचन की घटनाओं को पढ़ेंगे, निषेचन पश्च की घटनाओं को पढ़ेंगे, उसके बाद बहुभ्रूणता पढ़ेंगे, असंग जनन पढ़ेंगे, अनिषेक फलन पढ़ेंगे, और असंग जनन का महत्व भी पढ़ेंगे।
इसके बाद अब हम निषेचन पूर्व घटनाओं को शुरू करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो निषेचन पूर्व घटनाओं में मैंने आपको बताया था, निषेचन पूर्व घटनाएं क्या है? निषेचन से पहले वाली घटना है। मैंने कहा था आपको युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? निषेचन के पहले घटने वाली घटना है। युग्मक जनन, युग्मक भी दो प्रकार के होते हैं, नरों के अंदर पैदा होने वाले युग्मकों को नर युग्मक और मादा के अंदर पैदा होने वाले युग्मकों को मादा युग्मक कहा जाता है। अगर हम बात करें नर युग्मकों की तो नर युग्मक किसके अंदर होते हैं? पुंकेसर के अंदर होते हैं। अगर मैं आपको पुष्प की संरचना बताऊं, एक सामान्य जो पुष्प होता है वो किस प्रकार होता है? किसी भी पुष्प के अंदर सबसे पहले तो उसका एक बाहरी आवरण होता है जिसे पुष्पासन बोला जाता है, जिसके ऊपर पुष्प आसन लिए बैठा है। यहां पर कुछ हरी हरी पत्तियां पाई जाती है। इन हरी हरी पत्तियों को कहा जाता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दल कहा जाता है। अगर एक हो तो बाह्य दल कहा जाता है, और अगर एक से ज्यादाओं का अध्ययन किया जाए तो इसे बाह्य दल पुंज कहा जाता है। इसके बाद जो आपके पुष्प की आप पंखुड़ियां जिसे कहते हैं, उन पंखुड़ियों को कहा जाता है दल। वो अलग अलग कलर की होती है। कलर्स आपके हिसाब से देख लीजिएगा। हर पुष्प के अंदर वो अपने हिसाब से अलग अलग रंग की होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। एक हो तो दल कहा जाता है, और एक से ज्यादा का अध्ययन एक साथ किया जाए तो उसे दलपुंज कहा जाता है। इसके बाद आपके पुष्प की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जो जनन की प्रक्रिया में डायरेक्टली भाग लेंगी, उन्हें कहा जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी हाँ, आपको याद आ रहा होगा इसे देखिए, क्या है ये? स्त्री केसर या जायांग, या पुष्प के अंदर मादा जनन तंत्र। और इसी के साथ पुष्प के अंदर क्या पाए जाते हैं? इसी के साथ पुष्प के अंदर क्या पाए जाते हैं? थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लें। हाँ, ये क्या है आपके? ये है आपके पुमंग, या मैं इसे कहूं पुंकेसर। किसी भी पुष्प का जब डायग्राम आपसे पूछा जाए, छोटी क्लासों में भी बहुत बार चित्र पुष्प का डायग्राम पूछा जाता है, आपने पढ़ा होगा। किसी भी पुष्प के अंदर मुख्यतः ये चार चीजें होती है: बाह्य दल, दल, स्त्री केसर और पुंकेसर। बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग, या जायांग और पुमंग, बस खत्म, कुछ नहीं है। इसके अंदर दो तो आवश्यक भाग है, पुमंग और जायांग, और दो सहायक भाग है, बाह्य दल और दल। अब किसी भी पुष्प के अंदर जब हमने बात करी युग्मकों की, और हम बात करें स्पेशली नर युग्मक की, तो नर युग्मक के अंदर ये जो भाग पाया जाता है, ये पुंकेसर जो भाग पाया जाता है, इस पुंकेसर भाग को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये है आपका फिलामेंट या फिर तंतु, और यह है आपका परागकोश। परागकोश नाम से, नाम का आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलेगा, दो शब्दों से मिलकर बना है, पराग प्लस कोश। क्या है परागकोश? देखिए, पुंकेसर आपने देखा, इस पुंकेसर के अंदर परागकोश पाया जाता है। परागकोश को ही क्या कहा जाता है? परागकोश को ही कहा जाता है लघु बीजाणु धानी। धानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लघु बीजाणु धानी के अंदर ही किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणुओं का निर्माण।
और ये लघु बीजाणु ही आगे जाकर लघु बीजाणु चतुष्क के बाद परागकणों का निर्माण करेंगे। और ये परागकण ही आगे जाकर किसका निर्माण करेगा? हमारे नर युग्म का निर्माण करेगा। आई होप आपको दिख रहा हो। हाँ, ठीक है। ये परागकण ही आगे जाकर किसका निर्माण करेगा? नर युग्मक का निर्माण करेगा। हमारा जो पुंकेसर है, जिसे मैंने अभी बताया, उसे पुमंग भी कहते हैं। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यह पुष्पासन पर, पुष्पासन याद कीजिए, आपका पुष्पासन क्या होने वाला है? ये जो नीला भाग मैंने आपको बनाया है, ये है आपका पुष्पासन। ये आपका पुष्पासन है। इस पुष्प, यहां लिख देता हूं मैं। क्लास के बाद आपको ये जो बोर्ड की पीपीटी होती है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये जो पुष्पासन होता है, यह पुष्पासन पर सामान्यतः दलपुंज व जायंग के मध्य होता है। जो दलपुंज होते हैं, जो आपकी अलग अलग प्रकार की जो फूल की पंखुड़ियां होती है, उन पंखुड़ियों और जायांग के मध्य पाया जाता है। आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये दलपुंज है और ये जायांग है। इन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है? आपका सामान्यतः ये संख्या में कभी एक और कभी दो या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है पुष्पासन के और जो दलपुंज के मध्य, पुष्पासन पर दलपुंज और जायंग के मध्य पाया जाता है। यह पुंकेसर जो होता है सामान्यतः दो भागों में बटा होता है। एक तो आपका तंतु और एक आपका परागकोश। ठीक है। तंतु के ऊपरी सिरे पर परागकोश होता है। परागकोश कहां होता है? तंतु के ऊपरी सिरे पर। चित्र के अंदर आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है? एक पूरा पुंकेसर। इस पुंकेसर में ये जो भाग है, ये जो हरा हरा भाग आपको दिख रहा है, ये है इसका फिलामेंट। फिलामेंट को कहा जाता है तंतु। और इसके ऊपर ये जो इसी संरचना पाई जाती है, ये जो संरचना पाई जाती है, ये संरचना कहलाती है आपकी परागकोश। परागकोश के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। परागकोश की जो संरचना होती है, सामान्यतः परागकोश जो होता है वो द्विपालित होता है, यानी दो पालियों के अंदर विभाजित होता है। आप देख सकते हैं कि आपका जो परागकोश है ये दो पालियों के अंदर विभाजित है। यहां जो आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं ये एक पाली और ये दो पाली, ऐसी कुछ संरचना इसके अंदर है। दो पालियों के अंदर विभाजित होता है क्या? हमारा परागकोश। और इन दो पालियों में, एक पाली के अंदर दो कोष्ठ होते हैं, अर्थात पूरे परागकोश के अंदर कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आपकी दो पालियां और इस एक पाली के अंदर दो कोष्ठ, 1 2 3 4, टोटल 4 कोष्ठ आपको पाए जाए। पूरा का जो पूरा परागकोश है वो एक चतुष्कोष्ठ की संरचना होती है, अर्थात 4 कोष्ठकों के अंदर बटी होती है। इसके चारों कोष्ठों पर लघु बीजाणुधानी होती है। ये जो चारों कोष्ठ हैं, ये क्या होते हैं? हमारी लघु बीजाणुधानी ही होते हैं। प्रत्येक पाली को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु। प्रत्येक पाली के अंदर एक लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। और आपको पता है लघु बीजाणुधानी ही क्या है? जिसके अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ये आपके सामने फोटो है। फोटो के अंदर आप देख सकते हैं आपका जो परागकोश होता है, इस परागकोश के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। इसे अगर हम ऐसे विभाजित करें तो ये दो पालियों में बढ़ जाएगा, और इन दोनों पालियों में, ये जो आपकी दोनों पालियां हैं, इन दोनों पालियों के अंदर दो कोष्ठ पाए जाएंगे, अर्थात पूरे परागकोश के अंदर 4 प्रकोष्ठ पाए जाएंगे। और इन चारों प्रकोष्ठों को, प्रत्येक जो प्रकोष्ठ होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, इसके अंदर दर्शा रखा है। और इस संरचना को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। यानी एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। आइए थोड़ा अध्ययन करें। एक जो लघु बीजाणुधानी होती है
उसकी सबसे बाह्य जो परत होती है उसे कहा जाता है बाह्य त्वचा। उसके जस्ट अंदर वाली जो परत होती है उसे कहा जाता है मध्य चर्म या मध्य त्वचा, और अंदर वाले को कहा जाता है अधिचर्म। उसके बाद एक जो छोटी संरचना होती है जो लघु बीजाणुओं के निर्माण में लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, वो है आपका टेपिटम। और इन सब के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे से जो आपके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, जिनसे बाद में लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। बाद में लघु बीजाणुओं का निर्माण किनसे होगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से। यहां तक आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। अब मैं बात करूं टेपिटम की, तो टेपिटम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पहले परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, नीट के अंदर भी पूछा गया है कि टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? वह विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा लघु बीजाणु धानी के या लघु बीजाणुओं के स्फुटन में सहायक एंजाइमों का भी स्त्रवण करता है। स्फुटन मतलब जब आपको पता है कि जब हमारा युग्मक जनन संपन्न हो जाता है, जब लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है और लघु बीजाणुओं से फिर परागकणों का निर्माण हो जाता है, तो हमारी जो लघु बीजाणु धानी है वो फटती है, जिसकी वजह से उसके जो परागकण है वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, और फिर पूरी प्रक्रिया है जो हम आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या होगा? लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक एंजाइम जो होगा उसका स्त्रवण भी कौन करेगा? आपका टेपिटम। और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य भी कौन करेगा? आपका टेपिटम। तो टेपिटम जो है हमारा वो कार्य की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा जब परागकोश अपरिपक्व होता है, जब परागकोश अपरिपक्व होता है तो इसमें एक समान यानी एक जैसी सजातीय कोशिकाओं का समूह भी होता है, जिसे बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। परागकोश के अंदर जब परागकोश अपरिपक्व होता है, जब परागकोश के अंदर ढंग से लघु बीजाणु धानी और लघु बीजाणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है, तो इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो एक समान पाई जाती हैं। वो जो मैंने आपको बताया था ना, अधिचर्म, मध्य चर्म, टेपिटम और लघु, वो पूरी वो एक समान कोशिकाओं की बनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? बीजाणुजन उत्तक कहा जाता है, क्योंकि बाद में इनसे बीजाणुओं का निर्माण होना है। कौन से बीजाणुओं का? लघु बीजाणुओं का। यह लघु बीजाणुओं के केंद्र में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? बिल्कुल केंद्र में। ये बीजाणुजन उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे लघु बीजाणु के जनन की प्रक्रिया पर बात। किस प्रकार लघु बीजाणु का जनन होता है, कैसे होता है? लघु बीजाणु धानी के परिपक्व होने के पश्चात, जब लघु बीजाणु धानी पूर्ण तरीके से पूर्ण रूपेण परिपक्व हो जाती है, तो बीजाणुजन उत्तक जो होते हैं वो समसूत्री विभाजन करते हैं। बीजाणुजन उत्तक कौन सा विभाजन करते हैं? समसूत्री। एक बार मैं आपको बता देता हूं पहले समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो किस प्रकार होता है, देख लीजिए। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर या नहीं बताया हो तो मैं आपको बता दूंगा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र। प्रत्येक कोशिका के अंदर भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जिन कोशिकाओं के अंदर पूरे गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन कोशिकाओं का कहा जाता है द्विगुणित कोशिका, 2N। अब अगर जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होगी और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप
ये जो आपकी द्विगुणित कोशिका है यह पुनः द्विगुणित कोशिका के अंदर विभाजित हो जाएगी, पुनः 2n कोशिका के अंदर विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार का कोशिका विभाजन कहलाएगा आपका समसूत्री कोशिका विभाजन। समान सूत्रणों का क्या हो गया, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। लेकिन अगर गुणसूत्रों का विभाजन कुछ इस प्रकार हो कि आपकी जो द्विगुणित कोशिका है यह आगे जाकर सिंगल सिंगल अगुणित कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो, यानी इनके अंदर 23 ही गुणसूत्र जाए, जोड़ी नहीं जाए, टोटल 23 गुणसूत्र जाए, तो इस प्रकार का कोशिका विभाजन क्या कहलाएगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको जो गुणसूत्रों का जो विभाजन होता है और जो कोशिकाओं का निर्माण होता है उस प्रोसेस को बताया। आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो जो चल रहा था वो ये था कि हमारी जो लघु बीजाणुधानी होती है, जिसके अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, उनके अंदर बीजाणुधानी के अंदर परिपक्व होने पर बीजाणुजन उत्तक क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा वो अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करेंगे। उसके बाद प्रत्येक कोशिका जो होगी वो क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अभी जस्ट मैंने आपको परागकोश वाले चित्र के अंदर बताया कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका कौन सी है, ये रही लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये रही लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये जो आपको दिख रही होगी लाल रंग की, ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जूम कर सकते हैं क्या? आप आसानी से देख सकते हैं कि ये है हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, इसको वापस से छोटा कर देते हैं वरना फिर दिक्कत आएगी समझने में। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपने देखा कि जो आपकी लघु बीजाणुधानी है, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर जो प्रत्येक कोशिका होगी वो क्या होगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी। यही कोशिका आगे जाकर अर्धसूत्री विभाजन के करके 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, वापस से चलिए उस पर पेज पर, क्या है, जो हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जो समसूत्री विभाजन के द्वारा बनी है, अर्थात इसके अंदर द्विगुणित कोशिका है, इसके अंदर गुणसूत्र पूरे हैं, यह क्या करेगी, 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। ध्यान रखिएगा, युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है, जब भी युग्मकों का निर्माण होगा तो उस जगह पर कौन सा कोशिका विभाजन होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। उसके अलावा लगभग समस्त जो कोशिका विभाजन होगा वो समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। लेकिन जब भी युग्मकों की बात आ जाए, तब जो कोशिका विभाजन होगा, युग्मकों की बनने की प्रक्रिया के दौरान जो कोशिका विभाजन होगा वो हमेशा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, और युग्मकों के बनने के पश्चात शरीर के अंदर जितना भी कोशिका विभाजन होता है, लगभग सभी का सभी समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, यहां क्या हुआ, यही कोशिका आगे जाकर अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणुओं का निर्माण कर देती है। लघु बीजाणु बन गए हमारे।
आगे क्या होगा, ये चारों लघु बीजाणु कोशिकाएं जो अभी बनी है, ये चारों लघु बीजाणु कोशिकाएं आपस में जुड़े रहते हैं, ये इस प्रकार एक चतुष्क बनाए रहती है और ये चारों कैसी कोशिकाएं होती है, अगुणित कोशिकाएं होती है और ये एक चतुष्क के रूप में जुड़ी होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। अब यही चतुष्क होगा, यही चतुष्क वो चीज होगी जो आगे जाकर परिपक्व होकर सूख कर जब इसमें से जल अलग हो जाएगा तो ये अलग अलग हो जाएंगी और अलग अलग होकर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने परागकणों का निर्माण होगा, 4 परागकणों का निर्माण होगा। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा क्या हुआ, जो ये आपका लघु बीजाणु चतुष्क था, इसके अंदर से चतुष्क में से परिपक्व होने के पश्चात हमारी जो अलग अलग कोशिकाएं बनेगी, यही अलग अलग कोशिकाएं क्या कहलाएगी, परागकण कहलाएगी। परागकण का निर्माण जब होगा, आपने देखा कि लघु बीजाणु मात्र, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण हो गया। कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया है। अब वो अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार होगा, आप देखिए। आपकी जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित कोशिका ये रही। इस द्विगुणित कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, वो ये रहे आपके। और ये चारों अगुणित कोशिकाएं क्या करेंगी, आगे जाकर परागकणों का निर्माण करेगी, अलग होगी परिपक्व होकर और परागकण का निर्माण करेगी। यह है आपकी लघु बीजाणु धानी। एक लघु बीजाणु धानी से 4 परागकणों का निर्माण, एक लघु बीजाणु के अंदर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होगा। इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझिए, इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, उलझना भी नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या हुआ, वापस से प्रोसेस को दोहराइए। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा जो परागकोश था, उस परागकोश के अंदर क्या पाई जाती है, लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। परागकोश 2 पालियों में बटा होता है, प्रत्येक पाली फिर पुनः 2 कोष्ठों में बटी होती है, अर्थात टोटल कोष्ठ कितने पाए जाते हैं, 4। प्रत्येक कोष्ठ के अंदर लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, यानी एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाएगी। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होगा। यहां तक आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसके अंदर कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी समस्या है तो आप डाउट क्लास के अंदर या कमेंट के अंदर डाउट डालकर आप पूछ सकते हैं। ऐप के अंदर ऐसी सुविधा उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो परागकण बना है, नया नया परागकण बना है, जो परागकण हमारा, जिस परागकण का निर्माण हुआ है, उसकी संरचना के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें देख लेते हैं। परागकण जो है वो चतुष्क, जो लघु बीजाणु चतुष्क था, 4 कोशिकाओं से जुड़ा हुआ था, उस चतुष्क के परिपक्व होने के पश्चात तथा उसके अंदर से जल की हानि होने के से अलग अलग 4 परागकणों का निर्माण होता है। अभी जस्ट हमने समझा। आगे क्या होगा, परागकण है वो युग्मकोद विधि की प्रक्रिया का प्रथम कोशिका है। जो युग्मकोद, अभी युग्मक का निर्माण नहीं हुआ, अभी परागकण का निर्माण हुआ है। और परागकण युग्मकोद विधि, युग्मकों के उद्भवन की जो प्रक्रिया है, उसके लिए प्रथम क्या है, प्रथम कोशिका है। विभिन्न प्रजातियों के परागकणों की संरचना अलग होती है, किसी की गोल होती है, किसी की टेढ़ी मेढ़ी होती है, जैसी भी होती है। अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पादपों की उपलब्ध हैं। इन अलग अलग प्रकार की पादप प्रजातियों के अंदर अलग अलग प्रकार के परागकण पाए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक परिपक्व परागकण सामान्यतः द्विकोशिक अवस्था में बाहर आता है। परिपक्व परागकण हमेशा द्विकोशिक अवस्था में बाहर आएगा, यानी उसके अंदर सामान्यतः 2 कोशिकाएं होंगी, जिसमें एक तो कायिक कोशिका होगी और एक दूसरी जो हमारी जनन कोशिका है, लैंगिक कोशिका होगी। और फिर वो निषेचन की प्रक्रिया में किस प्रकार भाग लेगी, उसको मैं समझाऊंगा आपको। यहां तक आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी।
यह हमारे एक लघु बीजाणु से 4 चतुष्कों का निर्माण होगा। आगे क्या होगा कि इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा परागकण था, इस परागकण के अंदर एक, मैंने आपको बताया था द्विकोशिक अवस्था में होता है परिपक्व। पहले वो एक कोशिका होती है, वो एक कोशिका आगे जाकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और इनमें से एक कोशिका कौन सी बन जाएगी आपकी लैंगिक कोशिका, और एक कोशिका बन जाएगी आपकी कायिक कोशिका। ये आपका एक परागकण है। ठीक है, ये एक परागकण का केंद्रक है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, और ये हमारी जनन कोशिका, ये हमारी कायिक कोशिका। और इसके अंदर जो कोशिका विभाजन होगा, परागकण के अंदर जो कोशिका विभाजन होगा, वो कौन सा होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, चलिए, यहां तक आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास के अंदर हमने जो देखा, आप एक बार ब्रीफ ले लीजिए कि आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने आज की क्लास के अंदर देखा कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पुष्पीय पादपों में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यह हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा सबसे पहले निषेचन पूर्व घटनाओं को, और निषेचन पूर्व घटनाओं में भी सबसे पहले जो होगा युग्मक जनन, और युग्मक जनन में भी सबसे पहले हमने देखा, युग्मक जनन में भी हमने सबसे पहले देखा लघु बीजाणु जनन, कि लघु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है। बिल्कुल आसानी से आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई समस्या होगी। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप किस प्रकार परागकणों का निर्माण होता है, यहां तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आज की क्लास के अंदर आपको कोई भी समस्या अगर हो तो उसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप आज की क्लास को बिल्कुल आसानी से सुगमता के साथ, कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, पेन आपका हाथ में होना चाहिए, साथ के साथ आपको नोट्स बनाते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है। नोट्स आपको ऐप के अंदर भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये जो क्लास की स्लाइडें हैं ये भी आपको ऐप के अंदर उपलब्ध करा दी जाएंगी। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमारे साथ जुड़े हो, आपने क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया है, तो आपको बेहतरीन जो तरीका है, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सुगमता पूर्वक, सबसे सीधा जो तरीका किसी भी चीज को समझाने का हो सकता है, उन तरीकों के माध्यम से आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इस क्लास को यहाँ पूरा कंप्लीट देखा और आपने इस क्लास से कुछ सीखा होगा, आई होप। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।